लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ बाय देसी LLB। अब जो टॉपिक करेंगे वो हैं वर्कमैन और एम्प्लॉयर, पेज नंबर 20। वर्कमैन या फिर एम्प्लॉई। ओके, एम्प्लॉई, ठीक है। वर्कमैन कौन होते हैं? तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के सेक्शन 2S में दिया हुआ है कि एनी पर्सन एम्प्लॉयड इन एनी इंडस्ट्री, ओके, कोई पर्सन किसी भी इंडस्ट्री में जो एम्प्लॉयड हो, इंक्लूडिंग अप्रेंटिस, ओके, इसमें अप्रेंटिस जो होते हैं वो भी इंक्लूड होते हैं। टू डू एनी वर्क, कोई ऐसा कार्य करता हो जो कि या तो मैनुअल हो, अनस्किल्ड हो, या फिर स्किल्ड काम करता हो, या फिर कोई टेक्निकल काम करता हो, या फिर कोई ऑपरेशनल काम, कोई क्लरिकल जॉब हो उसकी, या फिर कोई सुपरवाइजरी की जॉब हो, तो ऐसा कोई भी काम करता हो वह पर्सन, तो वो वर्कमैन है, ठीक है। या तो वो ऑन हायर, जो एम्प्लॉयर है उसने हायर किया हो, या फिर किसी रिवॉर्ड के लिए कार्य करता हो, ठीक है। और उसकी टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है, टर्म्स और कंडीशंस, नियम और शर्त जो है उसकी एम्प्लॉयमेंट की, या तो एक्सप्रेस हों, डायरेक्टली बताई गई हों, या फिर वो इम्प्लाइड हों, इनडायरेक्ट हों, अंडरस्टूड हों, ओके। फॉर द पर्पस ऑफ प्रोसीडिंग इन रिलेशन टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, कोई भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है उसकी प्रोसीडिंग से के रिलेशन में, उसके पर्पस के लिए कोई भी डिसमिस्ड आदमी, या फिर डिस्चार्ज आदमी, या फिर रिट्रेंच्ड आदमी जो कि डिसमिस्ड, डिस्चार्ज या रिट्रेंच हुआ हो इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के कॉन्सिक्वेंस में वो डिसमिस, डिस्चार्ज या रिट्रेंच हुआ हो, या फिर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के कनेक्शन में वो डिसमिस्ड, डिस्चार्ज या रिट्रेंच हुआ हो, वह भी वर्कमैन के अंडर आएगा। या फिर उसके डिसमिसल, हिज डिसमिसल और डिस्चार्ज और रिट्रेंचमेंट, उसके डिसमिसल, डिस्चार्ज या रिट्रेंचमेंट ने वो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट किया हो, ओके। हिज डिसमिसल, डिस्चार्ज, रिट्रेंचमेंट लेड टू द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के रिलेशन में, उसकी प्रोसीडिंग के रिलेशन में, उस पर्पस के लिए भी ये वर्कमैन कहलाएगा। वर्कमैन डज नॉट इंक्लूड पर्सन अंडर आर्मी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट और नेवी एक्ट। सो द पर्सनल्स ऑफ आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, ठीक है, आर्मी के जो पर्सनल होते हैं, एयरफोर्स के अंदर जो एम्प्लॉय वगैरह होते हैं, और नेवी के अंदर जो काम करते हैं, वह वर्कमैन की कैटेगरी या फिर उसकी डेफिनेशन में नहीं आएंगे। पुलिस के पर्सनल जो होते हैं और प्रिजन के पर्सनल जो होते हैं, वह भी वर्कमैन की कैटेगरी में नहीं आएंगे। या फिर किसी इंडस्ट्री में जो मैनेजरियल पोस्ट पे हों या एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में हों, वह भी नहीं आएंगे। और अगर कोई व्यक्ति सुपरवाइजरी कैपेसिटी में हो जिसकी तनख्वाह 1600 1600 पर मंथ हो, पर मैंसम हो, या फिर वह कोई मैनेजरियल फंक्शन एक्सरसाइज करता हो, तो भी वह वर्कमैन नहीं कहलाएगा। तो यह था वर्कमैन। क्या क्या है इसमें? एनी पर्सन एम्प्लॉयड इन एनी इंडस्ट्री, कोई भी आदमी किसी भी इंडस्ट्री में हो, अप्रेंटिस इसमें इंक्लूडेड है, किसी भी इन तरह का काम करता हो, जैसे मैनुअल, अनस्किल्ड, स्किल्ड, टेक्निकल, ऑपरेशनल, क्लरिकल, सुपरवाइजरी, फॉर हायर हो या रिवॉर्ड हो, उसके टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है, नियम और शर्तें एक्सप्रेस हो या इम्प्लाइड हो, और कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है उसके रिगार्डिंग कोई प्रोसीडिंग चल रही है, उस पर्पज़ के लिए भी क्या कहते हैं, इन लोगों को वर्कमैन माना जाएगा। कौन कौन? जो डिसमिस हुए हैं, डिस्चार्ज हुए हैं, रिट्रेंच हुए हैं, या तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के कॉन्सिक्वेंस में, या फिर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से के कनेक्शन में, या फिर जिनके डिसमिसल, डिस्चार्ज और रिट्रेंचमेंट नहीं, वह इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अराइज किया हो। कौन कौन नहीं आएंगे इस कैटेगरी में? वह हैं आर्मी के अंडर जो आते हैं लोग, एयरफोर्स के अंडर और नेवी के अंडर, ये वर्कमैन नहीं कहलाते। पुलिस पर्सनल भी नहीं कहलाते, जो प्रिजन के हैं वो भी नहीं कहलाते। जो कोई व्यक्ति मैनेजरल पोस्ट पे होता है या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में होता है, वह भी वर्कमैन की कैटेगरी में नहीं आते। सुपरवाइजरी कैपेसिटी वाले, जिनकी वेज 1600 पर मंथ हो, या फिर वह कोई मैनेजरियल फंक्शन एक्सरसाइज करते हों, कोई मैनेजरियल फंक्शन करते हों, वह भी वर्कमैन नहीं कहलाएंगे। ये हुआ आपका वर्कमैन।
अब देखते हैं एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर किसे कहते हैं? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के सेक्शन 2G में कहा गया है कि अथॉरिटी प्रेस्क्राइब्ड, वो प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी जो होगी वह एम्प्लॉयर होगी किस केस में? व्हेन वेयर इंडस्ट्री इज कैरिड ऑन बाय और अंडर अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट और स्टेट डिपार्टमेंट। ओके, जब कोई इंडस्ट्री गवर्नमेंट की अथॉरिटी के द्वारा चलाई जा रही हो या उसके अंडर चलाई जा रही हो, या फिर किसी स्टेट डिपार्टमेंट के द्वारा चलाई जा रही हो कोई इंडस्ट्री, या फिर उसके अंडर चलाई जा रही हो, तो जो अथॉरिटी उसके लिए प्रेस्क्राइब्ड होगी वह एम्प्लॉयर कहलाएगी। और अगर अथॉरिटी प्रेस्क्राइब्ड नहीं है, नहीं बताएगी कौन सी अथॉरिटी, तो फिर उस केस में उस डिपार्टमेंट का हेड जो होगा वह एम्प्लॉयर कहलाएगा। ठीक है, ये तो था गवर्नमेंट और स्टेट डिपार्टमेंट के केस में। अगर लोकल अथॉरिटी हो, कोई इंडस्ट्री लोकल अथॉरिटी द्वारा चलाई जाती हो, तो कौन होगा? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द अथॉरिटी, CEO ऑफ द अथॉरिटी, उस अथॉरिटी का CEO लोकल अथॉरिटी का। व्हेन एन इंडस्ट्री इज कैरिड ऑन बाय और ऑन बिहाफ ऑफ लोकल अथॉरिटी, देन द एम्प्लॉयर विल बी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और CEO ऑफ दैट अथॉरिटी। सो this is employer. Let's see what is appropriate government. appropriate government भी देख लेते हैं। तो सेक्शन 2A में कहा गया है, in relation to some industrial disputes appropriate government is central government. In relation to some industrial disputes appropriate government is state government to deal with such disputes. कुछ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होते हैं, उनको डील करने के लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी सेंट्रल गवर्नमेंट, और कुछ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होते हैं उनको डील करने के लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी स्टेट गवर्नमेंट। तो देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट कब होगी और स्टेट गवर्नमेंट को कब होगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी जब कोई इंडस्ट्री हो, इंडस्ट्री कैरिड ऑन बाय और अंडर अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी के द्वारा या फिर उसके अंडर कोई इंडस्ट्री चलाई जा रही हो, तब उस इंडस्ट्री के लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी सेंट्रल गवर्नमेंट। या फिर वह इंडस्ट्री चलाई जा रही हो किसी रेल कंपनी द्वारा, ठीक है, रेल कंपनी द्वारा चलाई जा रही हो, तब भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी सेंट्रल गवर्नमेंट। या फिर वह इंडस्ट्री गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल इंडस्ट्री घोषित कर दी गई हो, तो कंट्रोल इंडस्ट्री इज स्पेसिफाइड इन दिस बिहाफ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, तो उसके लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी। और डॉक लेबर बोर्ड के लिए भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। इनसे रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट होंगे उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी। LIC के लिए भी ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, RRBs, रीजनल रूरल बैंक्स, बैंकिंग सेक्टर के लिए भी इंश्योरेंस, एयर ट्रांसपोर्ट, माइंस, ऑयल फील्ड्स, मेजर पोर्ट्स, नेशनल हाउसिंग बोर्ड, कंटोनमेंट बोर्ड एट्सेट्रा, इन सब के लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो होगी वह सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। स्टेट गवर्नमेंट कब होगी फिर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट? इन ऑल अदर केसेस, इन सब के अलावा जो भी केसेस हैं उनके लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी स्टेट गवर्नमेंट। तो ये हो गया हमारा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट भी। क्या क्या कर लिया हमने? वर्कमैन हो गया, वर्कमैन कौन होते हैं, क्या इंक्लूड होते हैं, क्या इंक्लूड नहीं होते, एम्प्लॉय कौन होते हैं, और किस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट और किस केस में स्टेट गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी, ये देख लिया। ये इन नोट्स की PDF अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ले सकते हैं अगर इंटरेस्टेड हो। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम पब्लिक यूटिलिटी सर्विस नेक्स्ट वीडियो में।